दोस्तों स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही है और आपको बताया ऐसा जा रहा है कि एफआईआई नेट सेलिंग कर रहे हैं, एफआईआई इंडिया छोड़कर जा रहे हैं और इसलिए हमारा बाजार गिर रहा है। बट कोई ये नहीं बता रहा कि एफआईआई इंडिया छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ऐसा क्या मजबूरी है कि इंडिया उन्हें छोड़ना पड़ रहा है? क्या कुछ गलत हो रहा है उनके साथ? आज हम इसे डिकोड करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इस वक्त आप देखिए कि यूएसडी टू आईएनआर क्या भाव चल रहा है, क्या रेट चल रहा है। तो अगर आपको $1 खरीदना है तो आज की रेट में आपको 87.47 इंडियन रुपीस खर्च करने पड़ेंगे। तो $1 की कीमत 87.5 के आसपास पहुंच गई है, जो कि सिर्फ एक साल पहले लगभग 82 के आसपास थी। तो अगर मैं 1 मार्च का भी भाव पकड़ूं 82.85 और आज का भाव ले लें तो ये लगभग 7% की जंप है। 7% आप कह सकते हो डॉलर का रेट बढ़ गया है रुपये के कंपैरिजन में। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो वीक पड़ गया है डॉलर के कंपैरिजन में। सो हमारा रुपी की वैल्यू गिरती जा रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, जो कि ऐसा होता भी है। अगर हम देखें हिस्टोरिकल डेटा तो डॉलर ऊपर जा रहा है, बट अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत तेजी से ऊपर गया, जिसकी वजह से एफआईआई नुकसान में है। क्यों नुकसान में है, कैसे है, समझेंगे। अब देखिए एक ऐसा शॉकिंग डेटा बोलूंगा जिसे सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। आरबीआई अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे कि कितना पैसा खर्च कर रही है टू सेव डॉलर्स, तो आपको समझ आएगा। ये दिसंबर का आर्टिकल है। दिसंबर का जो आर्टिकल है इसमें बताया कि अक्टूबर में जो आरबीआई है उसने 44.5 बिलियन खर्च करे थे, जिससे हमारा इंडियन रुपी गिरे ना। बट ऐसा क्यों किया ये मैं आपको बताता हूं। और अभी तक 100 बिलियन से ज़्यादा आरबीआई स्पेंड कर चुकी है कि भाई वो रुपी को गिरने ना दे, बट रुपी तो फिर भी गिर रहा है। और अगर आरबीआई सपोर्ट ना करे तो अभी आपको डॉलर का भाव और ज़्यादा दिखेगा। मतलब ये आराम से 90 को भी पार कर सकता है अगर आरबीआई अपनी स्पेंडिंग रोक दे। बट आरबीआई क्यों ऐसा कर रहा है कि वो रुपी को गिरने नहीं दे रहा, डॉलर को बढ़ने नहीं दे रहा, और उसके लिए आरबीआई को करना क्या पड़ता है? ये स्पेंडिंग का मतलब क्या है सब समझते हैं। देखो, अगर आपको रुपी को मजबूत करना है तो आपको रुपी को खरीदना पड़ेगा, और डॉलर को अगर आपको वीक करना है तो डॉलर को बेचना पड़ेगा। तो जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, जब आरबीआई के पास डॉलर्स होते हैं तो आरबीआई अपने डॉलर को बेचता है। जब आरबीआई डॉलर को बेचेगा तो होगा क्या? जैसे ही डॉलर को बेचा तो डॉलर थोड़ा वीक पड़ना शुरू होगा। अब मैं आपको अगर ये बोल रहा हूँ कि 100 बिलियन के आसपास की आरबीआई सेलिंग कर रहा है जिससे रुपी ना गिरे, तो वो ऐसा करके हो रहा है। देखो, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि भाई हमें भी फ़र्क पड़ेगा, हमारे जो इंपोर्ट हम जो कर रहे हैं वो महंगा हो जाएगा। पेट्रोल हम इतना इंपोर्ट करते हैं रशिया से, हम उसका डॉलर में पे करते हैं आज की डेट में भी, तो हमें डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर महंगा देना पड़ेगा। तो आप सुबह सुबह बाइक लेके घूमते हो, कार में तेल डलवाते हो, वो तेल महंगा हो जाएगा और फिर इसका इम्पैक्ट सारी कॉमोडिटीज़ पे पड़ेगा। आप जो भी सामान खरीदोगे वो ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये हमारे लिए नेगेटिव है, बहुत सही है। बट आपको पता है सबसे बड़ा नेगेटिव किसके लिए है? अंबानी के लिए, अडानी के लिए। क्यों नेगेटिव है? इन सब ने कर्जा लिया हुआ है, इन सब ने कर्जा लिया हुआ है, और ये कर्जा इन्होंने लिया हुआ है डॉलर्स में। तो अगर डॉलर का रेट यहां से 100 हो गया, मतलब 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं $1 के लिए, तो भाई जो इन्होंने कर्जा लिया हुआ है वो कर्जा इन्हें अब ज्यादा चुकाना पड़ेगा। कमा इंडिया से रहे हैं, चुकाएंगे डॉलर में, तो ज्यादा चुकाना पड़ेगा। और ज़्यादा चुकाने के चक्कर में तो आपको पता है कि भाई बैंड बज जाएगा, तेल निकल जाएगा। और ये बैंड ना बजे तो आरबीआई सपोर्ट कर रहा है। अब आरबीआई के चेयरमैन साहब भी चेंज हुए हैं, आपको सारी बातें खैर पता ही है, मैं आगे कुछ बोलूँगा नहीं। बट यस, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि आपका जो डॉलर है वो बढ़े और रुपी टूटे। अब वो भी नहीं चाहती, अंबानी भी नहीं चाहते, बट चाहने से कुछ हो नहीं रहा। एफआईआई को क्यों झटका लग रहा है, अब इसे समझते हैं। यहाँ पे आपको समझ आ गया कि डॉलर का रेट बढ़ गया। अब डॉलर का रेट बढ़ गया तो आपको क्या यार, वो एफआईआई तो विदेश के हैं, उनके डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो उन्हें फायदा होगा। अब समझते हैं कि होता क्या है। जब इंडियन स्टॉक किसी ने भी खरीदे तो क्या किया? डॉलर को चेंज कराया, आईएनआर लिया और आईएनआर से जाके स्टॉक्स खरीदे। तो जो हम जो भी स्टॉक की कीमत देखते हैं, रिलायंस हो, टाटा मोटर्स हो, कोई भी हो, वो होता है रुपी में, इंडियन रुपी में। तो इंडियन रुपी में आके स्टॉक खरीदना पड़ेगा। तो डॉलर लेकर आए थे, वो डॉलर कन्वर्ट होगा रुपी में और रुपी से जाके आप स्टॉक खरीदोगे। अब स्टॉक बढ़ गया, मान लेते हैं कोई स्टॉक में 20% का फायदा हो गया, मान लेते हैं 50% का फायदा हो गया, तो उन्होंने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख पे 50,000 का फायदा हुआ, 50%, तो 1.5 लाख रुपए उनका हो गया। बहुत बढ़िया है। किसी में 20% का फायदा हुआ होगा, किसी में 10% का फायदा हुआ होगा। मान लेते हैं एफआईएस को ओवरऑल 10% का स्टॉक मार्केट से मुनाफा हो गया।
10% का मुनाफा हुआ जो भी पैसा डाला एक साल में। तो हम बोलते हैं निफ्टी की एवरेज रिटर्न 12%, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो 10% का फायदा हो गया। बट अब क्या होता है, जब वो ये देखते हैं इसी एक साल के अंदर, जब वो दोबारा से वो स्टॉक को बेचेंगे, 10% का, चलो उन्हें ओवरऑल फायदा हुआ, एग्जाम्पल है 10 हुआ 20 हुआ कोई बात नहीं, बट 10% का फायदा हुआ। जब वो स्टॉक को बेचने जाते हैं तो अब क्या होता है, बिकता है स्टॉक रुपीज में। तो मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर एकदम से सप्लाई आ जाती है इंडियन रुपीस की। अब जब सप्लाई ज्यादा है, बेच ज्यादा रहे हैं और उसे खरीदने वाले कम है, खरीद कौन रहा था, आरबीआई खरीद रहा था। जब वो डॉलर को बेच रहा था तो उसे रुपये खरीदना पड़ रहा था। तो अब अगर सप्लाई ज्यादा आ जाएगी और डिमांड होगी नहीं, तो चीज़ों की कीमत क्या होता है, गिर जाती है, और इसीलिए रुपये की कीमत गिरती है। तो एफआईआई के बेचने से गिरा। अब उन्होंने क्या देखा, यार मैंने बेच तो दिया, प्रॉफिट में बेचने का सोचा, बट अब जब मैं डॉलर को कन्वर्ट कराने जा रहा हूं, डॉलर तो 7% महंगा है, यहां पर 10% कमाने गया था, 7% का नुकसान हो गया। और ये जो बचा 3% है, ये आपको पता, हमारी गवर्नमेंट सेबी के चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, इतने चार्जेस हैं जो एफआईआईज भी पे करते हैं। तो वो ये देख रहे हैं, यार नेट तो कुछ बच ही नहीं रहा। अब मान लो आप कहते हो 12% की रिटर्न है, 15% की रिटर्न है, अगर ये रिटर्न है भी तो 2-4-5% तो उन्हें यूएस के अंदर अगर डेट इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा लगा देंगे तो ही 5% की रिटर्न आ जाएगी। तो या तो इंडियन मार्केट को अब ज्यादा रिटर्न देनी पड़ेगी, या फिर यहां पर इंडियन रुपी को मजबूत होना पड़ेगा। डॉलर अगर इस तरीके से बढ़ता चला गया हमारी इंडियन करेंसी के सामने, तो फिर एफआईआईज को नुकसान होगा। तो एफआईआईज इस वक्त क्या देख रहे हैं, अब इसके जो रीजंस है, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा एक आर्टिकल है जिसमें 6 रीजन बताए हुए हैं। ये स्टार्टिंग के 2 तो मुझे बिल्कुल सेम ही लगे कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है रीसेंट सेलिंग कुड बी बिकॉज ऑफ द बुकिंग सम प्रॉफिट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स पे हुए हैं, जो पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि 2020 में बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे खरीदा था और आज की डेट में आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट अक्टूबर के अंदर हाई लग गया था, तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और दूसरे में भी ये लिखा है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है कि भाई इंडियन मार्केट से बहुत अच्छे रिटर्न दिए, चलो कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। अब अगर हम थर्ड पॉइंट पे देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एफआईआईज को अपना एलोकेशन इंडियन स्टॉक्स में एग्जाम्पल 10% रखना है, और 10% भी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। देखो वो इंडिया में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाइना में भी कर सकते हैं, ब्राजील में भी कर सकते हैं। तो जहां पर अपॉर्चुनिटी दिखती है एफआईआईज वहां जाते हैं। अभी कहाँ अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। डेफिनेटली भाई वो बाकी इंडियन स्टॉक से अपना एलोकेशन कम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यूएस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना है। अब यूएस के अंदर वो मागा का गेम चल रहा है ना, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से मागा चलने लग गया है। तो नोशन क्या है कि भाई हम मतलब अपने अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाएंगे, और इसीलिए जो यूएस स्टॉक्स हैं उनके अंदर पैसा लगाने के लिए कैश चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई वो इंडियन स्टॉक्स को बेच रहे हैं कि भाई यूएस के अंदर पैसा लगा पाए, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एफआईआईज वापस यूएस की तरफ जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर कि भाई डेप्रिसिएशन हो रहा है रुपी के अंदर यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई उन्हें प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा, जो मैंने आपको अभी इस तरीके से बताया था कि उतना प्रॉफिट आ ही नहीं रहा अगर हमारा करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा है। तो जो यहाँ पर मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी इस आर्टिकल में एग्जाम्पल है कि जो हमारा रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है वो एफआईआईज को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो नेट पैसा कमा रहे हैं उसके बाद जो डेप्रिसिएशन फेस करने को मिल रहा है, और फिर टैक्सेस। और टैक्सेस क्या होगा, जो कैपिटल गेन भी अगर वो करेंगे तो अगेन कैपिटल गेन टैक्सेस भी इंडियन गवर्नमेंट लेगी एफआईआईज से। टैक्स इतना ज़्यादा है ऑलरेडी, तो इतने टैक्सेस देने के बाद उन्हें हो सकता है अट्रैक्टिव ना लग रहा हो इंडियन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एफआईआई छोड़ रहा है। अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या आता है, पॉसिबिलिटी क्या आती है। पॉसिबिलिटी आती है स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे कि जो हमारा इंडियन रुपी है ये इतना वीक ना पड़े। ऑल्दो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यही बोला था कि भाई आप ऐसे क्यों देख रहे हो कि हमारा इंडियन रुपी गिर रहा है। अल्टीमेटली तो यूएस जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। तो आप सुन सकते हो, यहाँ पर एडिटर लगा देंगे निर्मला सीतारमन की क्लिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लुक एट इट एज नॉट रुपी स्लाइडिंग, आई विल लुक एट इट एज डॉलर स्ट्रेंथनिंग। बट पॉइंट यहाँ पर ये है, वो एक तरीके से ठीक भी कह रही है बट गलत भी है। हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि इस डेप्रिसिएशन को रोक पाए, क्योंकि अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो डॉलर ही मजबूत होता जाता है। ऐसा आपने सुना भी होगा, इनफैक्ट मेरे घर में भी कहते हैं, कहीं से मान लीजिए डॉलर आए, हम कभी विदेश घूमने गए, डॉलर लेके गए, तो घर वाले बोलते हैं डॉलर को बेचो मत, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, डॉलर को रख लो। मान लो 50-100 डॉलर बच गए तो रख लो भाई, इसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा, ये उल्टा है हमारी इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होगी, इसे रख लो। अब ऐसा जो बोला जा रहा है हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पर इंडिया को समझना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी करेंसी मजबूत हो। फाइनली दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। अब बात आती है अगर इंडिया की, तो हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से भी सीखना चाहिए। अब मैंने मुल्क बोला है
तो मैं डेफिनेटली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। अगर आप चाइना का युआन देखोगे तो युआन इज़ क्वाइट स्टेबल, युआन उतना नहीं गिर रहा है। चाइना ने अपनी करेंसी डिप्रिसिएशन को संभाला हुआ है। तो इंडिया को डेफिनेटली सीखना चाहिए उन कंट्रीज से जो, देखो आपको यहाँ पे अगर आप ये चार्ट देखोगे और फिर आप ये चार्ट देखोगे तो आप क्लियरली बता दोगे कि इंडियन रुपी के सामने जो यूएसडी है वो बढ़ता जा रहा है, ना कि यहाँ पर युआन ने जो चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है। सो वी शुड लर्न फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज, फ्रॉम द कंट्रीज जिन्होंने करेंसी डेप्रिसिएशन को कंट्रोल किया है। बट येस, एक एलोकेशन जो है वो इंडिया में रखेंगे FIIs। देखो जब मार्केट गिर रही होती है एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप SIP करके गिरते मार्केट में पैसा कमा सकते हो। बट कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो लोग करते हैं SIP के दौरान और खासकर गिरती हुई मार्केट में। सो मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूँ उन सब लोगों के लिए जो गिरते मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा बनाना चाहते हैं एंड थ्रू SIP। सो अगर आप एक स्पेशल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखिएगा SIP, और मैं ट्राई करूंगा आपके लिए एक अलग से वीडियो लाने के लिए कि गिरते मार्केट में आपको किस तरीके से SIP करनी है और कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो और आप ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप प्राइस रिवर्सल्स को पकड़ना चाहते हो तो एक कमाल का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है LTP कैलकुलेटर। आप LTP कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर सारा डेटा ऑप्शन चेन से लिया जाता है, तो अलग अलग स्ट्राइक पर कब रिवर्सल आ सकता है ये सॉफ्टवेयर बताने की कोशिश करता है। तो आप LTP कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हो। LTP कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और LTP कैलकुलेटर के ऊपर ही हर संडे वेबिनार होते हैं। अगर आपको वेबिनार अटेंड करना है तो वेबिनार का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। फाइनली अगर आपको SIP के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में SIP लिखिए, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।